हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज के भी क्लास में आप लोग देखने वाले हैं कि हिंदी साहित्य और ग्रामर का पोर्शन मैंने लिया हुआ है इन जो है इस वीडियो में दोनों, और काव्य शास्त्र के भी एक दो प्रश्न लिए हुए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो पहला प्रश्न है, और ये एक बात मैं बता दूँ, ये जो प्रैक्टिस सेट है ये 27वें नंबर का है जो कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे। तो जो लोग भी वीडियो नहीं वो देखे हैं, प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया है, तो वो लोग ज़रूर देखें, और जो लोग देखे भी हैं वो 2-3 बार देखें, क्योंकि जितने भी प्रश्न मैं करा रही हूँ सब बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और स्टैंडर्ड लेवल के ही प्रश्न हैं। ठीक है, तो आज का जो पहला प्रश्न है वह है, हिंदी कवियों को आरोही काल क्रम में व्यवस्थित करें। अब इन कवियों को नाम दे दिया है, इसका मतलब है कि इनका जीवन काल से हमें ये इनका क्रम मिलाना है, तो इनकी जन्मतिथि पता होनी चाहिए, और आरोही काल मतलब कि इनके जो मतलब बढ़ते हुए क्रम में मिलाना है हमें। ठीक है, तो पहले वाले ऑप्शन से ही लेते हैं। पहला है सुमित्रा नंदन पंत जी का। सुमित्रा नंदन पंत जी का जो जन्म तिथि है वह है 1900 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद जी का जो है वह है 1889 ईस्वी। ठीक है, फिर है निराला जी का। निराला जी का है दोस्तों 1899, और महादेवी वर्मा का है 1907। तो आरोही क्रम में मिलाना है, तो इसका मतलब है सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी आएंगे। ठीक है, 1889, फिर निराला जी 1899, फिर पंत जी आएंगे 1900, और महादेवी वर्मा 1907। ठीक है, अब एक बात मैं बता दूं, ये महादेवी वर्मा जी का ये नाम कट कर दिया जाए तो ये जो है तीनों कवि, सूर्य कांत त्रिपाठी, निराला जी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, ये जो है छायावाद के वृहद त्रयी के कवि माने जाते हैं। ठीक है, क्या छायावाद के वृहद त्रयी के कवि। ठीक है, और ये महादेवी वर्मा जी जो हैं वो आती हैं छायावाद की जो लघु त्रयी हैं उसमें महादेवी वर्मा जी का नाम है, और राम कुमार वर्मा जी का है, मतलब तीनों वर्मा ही हैं, भगवती चरण वर्मा जी का। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा लघु त्रयी कौन कौन है। लघु त्रयी में छायावाद की लघु त्रयी में नाम आएगा महादेवी वर्मा जी का, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, और छायावाद के वृहद त्रयी पूछे तो सुमित्रा नंदन पंत, निराला जी और प्रसाद जी का। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रश्न का आंसर मैंने बताया कि इस प्रश्न का आंसर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ था। ठीक है, अरविंद दर्शन, ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत जी, और तीसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। तो जो कवि हैं जो भगवती वो मैं वहाँ चली गई, जो भी आप लोग को बता रही हूँ लघु त्रयी, तो सॉरी। हाँ, ये इसमें मतलब हमें पहचानना है कि प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ, ठीक है, प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से जो है प्रभावित हुआ कौन सा ऐसा कवि है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, रट जाइएगा। या इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है, छोटा बना के ऐसे दे देगा, तो आप लोग को ये याद रखना है। और जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनका भी आप लोग याद रखिए, ये जो है समरसतावाद आनंदवाद दर्शन से प्रभावित कवि हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद की क्या विशेषता थी। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों जो है आकाशीय जो है कल्पना, दूसरा है राजनीतिक विचारधारा का समावेश, तीसरा है जनता से दूरी, चौथा है शिल्पगत चमत्कार। तो इसमें पूछा है प्रयोगवाद की क्या विशेषता थी। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोग, मैं बता दूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिल्पगत का चमत्कार। जनता से दूरी ये तो निगेटिव चीज़ें, ये है नहीं, राजनीतिक पॉलिटिक्स ही आएगा नहीं, और आकाशीय कल्पना नाम की चीज़ ही नहीं है प्रयोगवाद में। तो इसकी जो विशेषता होगी वो होगी शिल्पगत चमत्कार। और इसमें अतिबौद्धिकता वाद भी है। ठीक है,
और उपमानों की नवीनता, निराशावाद, ये सब जो है प्रयोगवादी की बहुत ही इम्पोर्टेंट विशेषता है। और एक विशेषता है दोस्तों, पूछता है अहमवादी, ठीक है, अहमवादी, बौद्धिकता कहीं आए, तो ये सब प्रयोगवाद की ही विशेषता है। शिल्पगत, चमत्कारी, सब शब्द भी अगर आप लोग अच्छे से रट लेंगे ना तो आराम से लगा लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय जी का नहीं है। पहला ऑप्शन है यहाँ से देखो, दूसरा है कितनी नावों में कितनी बार, तीसरा है हरी घास पर छड़बर, चौथा है आंगन के पार द्वार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है यहाँ से देखो, जो काव्य संग्रह है वह जो है अज्ञेय जी का नहीं है। यह तो है किसका, फिर आप लोग ये याद रखिएगा, ये है केदारनाथ सिंह का, ठीक है, केदारनाथ सिंह की ये जो है रचना है। बाकी कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर छड़भर और आंगन के पार द्वार, ये जो है अज्ञेय जी की रचना है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रयोगवादी काव्य धारा में कुछ ऐसे कवि भी हैं जो विचारों से समाजवादी हैं और संस्कारों से व्यक्तिवादी, जैसे शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, दूसरा है मुक्तिबोध, अज्ञेय, तीसरा है त्रिलोचन और भवानी प्रसाद मिश्र, चौथा ऑप्शन है रांगे राघव और धर्मवीर भारती। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता, ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता जो हैं वह जो है विचारों से समाजवादी हैं और संस्कारों से व्यक्तिवादी, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्न नाटककारों व उनके द्वारा रचित नाटकों में से कौन सा विकल्प गलत है। तो ये मिलान वाले प्रश्न हैं। तो पहला ऑप्शन है बाल कृष्ण भट्ट, और जिनका जो है दिखाया गया है नाटक है नल दमयंती स्वयंवर, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और इसका जो है नाटक दिखाया गया है मुद्रा राक्षस। और तीसरा है दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र, जिनका नाटक दिखाया गया है मीराबाई, ये जो है बिल्कुल गलत है, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र का नाटक ये नहीं है। और जबकि जो है संगीत शकुंतला जो है प्रताप नारायण मिश्र जी का नाटक है। और चौथा ऑप्शन है राधा कृष्ण दास जी का नाटक है दुखिनी बाला, जो कि बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन जो है दोस्तों हो जाएगा गलत, तीसरा वाला, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र का नाटक मीराबाई ये जो है बिल्कुल गलत है। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मीराबाई की जो भी रचनाएं आप लोग को याद होंगी वो मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ये जो मुद्रा राक्षस है ना, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनूदित नाटक है, जिसमें चाणक्य की कूटनीति का महत्व जो है दिखाया गया है, ठीक है। ये इनका अनूदित नाटक है। अगला प्रश्न है कि यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह किस रचनाकार का है। पहला ऑप्शन है महादेवी वर्मा, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है श्रीधर पाठक, तीसरा है जयशंकर प्रसाद, चौथा है ममता कालिया। तो यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह ये है ममता कालिया जी का। तो इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इनका और एक महत्वपूर्ण नाटक है, मतलब दो महत्वपूर्ण नाटक है, एक तो ये है यहाँ रहना मना और दूसरा है आप न बदलेंगे, ठीक है। क्या है, आप न बदलेंगे, ये आप लोग लिख लीजिएगा जो मैं बोलती हूँ, जो इसमें नहीं लिखा हुआ है। ये दोनों महत्वपूर्ण नाटक है ममता कालिया जी का। अगला प्रश्न है कि साहित्य दर्पण किसकी रचना है, काव्यशास्त्र का प्रश्न है। तो पहला इसमें ऑप्शन है पंडित राज जगन्नाथ जी, ठीक है। और दूसरा है आचार्य विश्वनाथ, तीसरा है मम्मट और चौथा है अभिनव गुप्त, ठीक है। तो साहित्य दर्पण किसकी रचना है, ये जो है दोस्तों साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ जी की रचना है, ठीक है। और ठीक है, फिर अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी काव्यशास्त्र से ही है। अदोषों सगुणों शालंकारों च शब्दार्थों काव्यम, यह इनमें से किस आचार्य का दिया हुआ काव्य लक्षण है। पहला ऑप्शन है वामन जी का, दूसरा है भामा, तीसरा है हेमचंद्र, चौथा ऑप्शन है कुंतक। तो ये काव्य लक्षण जो टॉपिक है काव्य शास्त्र का, भारतीय काव्य शास्त्र, उससे संबंधित प्रश्न है। तो यह जो है किसका जो है ये हो जाएगा हेमचंद्र जी का, ठीक है। हेमचंद्र जी का ये है आदोषों सगुणों शालंकारों च शब्दार्थों काव्यम, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भाववाच्य वाला वाक्य कौन सा है, ठीक है। भाववाच्य वाला वाक्य इसमें पहचानना है कौन सा है।
तो पहला ऑप्शन है तुम बहुत हंसती हो, ठीक है। दूसरा है मुझसे पढ़ा भी नहीं जाता है, सी वाला ऑप्शन है। तीसरा मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता। चौथा है हमें भी मिठाई दे दो, ठीक है। इसमें भाववाच्य वाला वाक्य पहचानना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला, मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता है, ठीक है। इसमें जो है मतलब भाव की प्रधानता का बोध हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि यहाँ बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है। पहला ऑप्शन है कालवाच्य, दूसरा है भाववाच्य, तीसरा है कर्मवाच्य, चौथा है कर्तृवाच्य। तो यहाँ बैठा नहीं जाता है, तो इसमें हो जाएगा भाववाच्य, ठीक है। तो अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। तो संधि विच्छेद वाला यह प्रश्न है, तो पहला ऑप्शन है इसमें मतलब दे दिया हुआ है शब्द अछूतोद्धार का सही जो है छंदी विच्छेद पहचानना है। तो पहला ऑप्शन है अछूत प्लस उद्धार, दूसरा है अछूत प्लस उद्धार। ये देखिए थोड़ा मात्रा का जो है डिफरेंट दिया हुआ है, अछूतो प्लस धार और दूसरा है अछूत प्लस ओधार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए पहला वाला ऑप्शन, ठीक है, अछूत प्लस उद्धार। और इसमें संधि पे मैं बता दूं, इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, इसमें संधि हो जाएगी गुण संधि, ठीक है। ये जो शब्द है ना अछूतोद्धार वाला, ये काफ़ी बार पूछा भी गया है कई एग्ज़ाम में, और इसमें ये संधि कौन सी लग रही है, इसमें जो है गुण संधि लग रही है, ठीक। अगला प्रश्न है 50वां कि सुमेलित कीजिए। तो इसमें देखिए इसमें सारे संधि लगभग यही दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट वाले, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि। इसमें मिलान करना है और शब्द दिया हुआ है महोदार्य, प्रत्युपकार, तीसरा है समुद्रोद्यमी और चौथा है महींद्र। तो पहला वाला जो है क वाला महोदार्य, इसका हो जाएगा दोस्तों वृद्धि संधि, ठीक है, वृद्धि संधि। दो चोटियाँ जहाँ दिखे वहाँ वृद्धि संधि लगा देना है। फिर दूसरा है प्रत्युपकार, प्रत्युपकार में कौन सा संधि हो जाएगा, यड़ संधि। और तीसरा है समुद्रोद्यमी, इसमें हो जाएगा गुण संधि, ठीक है। अभी देखिए गुण संधि था किसका, अछूतोद्धार का, उसमें भी जो है गुण संधि था। फिर है चौथा महींद्र, महींद्र में ये तो बहुत ही आसान है महाधनेंद्र, इसका हो जाएगा दीर्घ संधि, ठीक है। तो देखते हैं इस प्रकार से इसका जो है बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, और लास्ट प्रश्न है कि पालनहार शब्द में कौन सा समास है, ठीक है। पालनहार शब्द में कौन सा समास है। तो पहला वाला ऑप्शन है र, दूसरा है आर, तीसरा है हार, चौथा है नहर। तो प्रत्यय पहचानना है, प्रत्यय कहाँ लगता है, हमेशा जो शब्द रहता है उसके पीछे लगता है, ठीक है। उपसर्ग हमेशा आगे की ओर लगता है। तो पालनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, पालनहार में पालन और हार, हार जो है ये हो जाएगा प्रत्यय। तो पालनहार में हार प्रत्यय लगा हुआ है, तो इस प्रकार से जो है सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। प्रश्न कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और चैनल को जो है अगर आप लोग नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर करना आप लोगों का काम है, ठीक है। और भी आप लोग को किस मतलब टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं, जो हम लोग का एग्ज़ाम है टीजीटी पीजीटी का, बहुत ही ज़्यादा दुविधा है, मैं इसलिए वो उसके लिए मैं वीडियो ले आ ही नहीं रही हूँ, क्योंकि इतने सारे यूट्यूब पे भरे पड़े हैं ना। अब लेकिन होगा इसी साल, लेकिन अब काफ़ी समय लग रहा है दोस्तों, क्योंकि आप लोग भी न्यूज़ से काफ़ी ज़्यादा टच में होंगे, ऐसा नहीं है, सब लोगों को पता है। इस जो है आयोग से होगा नहीं, 8 तारीख को अध्यक्ष रिटायर भी हो रहे हैं, तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि क्या होगा, भंग होगा, फिर जो है नया आयोग बनेगा तो कितना डिले होगा। सब कुछ सही रहा तो कब तक एग्ज़ाम होगा, हम अब मंथ नहीं बताएंगे, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी, जो लोग भी नहीं शुरू किए होंगे या कम तैयारी मतलब हो रखी है, तो आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए, ठीक है। बस बाकी आप लोग खुद समझदार हैं कब एग्ज़ाम होगा, कोई छोटा बच्चा नहीं है, सब लोग अब न्यूज़ से जो है टच में हैं, ठीक है। और बस अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। एग्ज़ाम लेकिन इसी ही साल होगा, अब जब कराएं उनकी मर्ज़ी, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए।